नमस्कार, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज अपन जो डीसी जनरेटर है उसके अंदर जो यांत्रिक हानियाँ होती हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन जो लौह हानि और जो ताम्र हानि है उनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था। और लौह हानि के अंदर जो है कि अपना होता है हिस्टेरेसिस और जो भंवरधारा हानि है उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है अपनी जो हानि है ट्रांसफॉर्म, ये जो यांत्रिक हानि है डीसी जनरेटर के अंदर, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। यांत्रिक हानि या जिसे अपन बोलते हैं मैकेनिकल जो लॉस होता है उसे वो किस में होता है, डीसी जनरेटर के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो ये जो यांत्रिक हानि होती है, ये जो यांत्रिक क्षति है, ये किस कारण से होती है। तो ध्यान रखना कि ये जो अपनी यांत्रिक हानि होती है ये घूमने के कारण या अस्थिर, अगर कोई चीज़ अस्थिर है तो उसके अंदर जो हानि होगी, अदर जो हानि होंगी उनके अलावा एक हानि भी होगी, वो होती है यांत्रिक हानि। वो भी होती है किस कारण, मूवमेंट या फिर जो है रोटेशन या अगर गति के कारण है ये जो हानि होती है। इसके अंदर बात करते हैं अपन मुख्यतः ये जो हानि है अपना जो आर्मेचर है, आर्मेचर के और जो वायु का जो घर्षण है, क्योंकि आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर घूमने के कारण आर्मेचर और जो अपना फील्ड है, फील्ड के बीच में गैप रहता है, क्योंकि दोनों टच नहीं होते हैं। टच होने के कारण तो घूमेगा नहीं, इसलिए आर्मेचर और बीच के अंदर आर्मेचर होता है और दोनों तरफ उसके फील्ड है वो होता है। तो फील्ड वाइंडिंग जिसके चारों तरफ होती है उसके अंदर की हुई। उसके बाद में बात आती है जब ये आर्मेचर घूमता है, घूमने के कारण उसके चारों ओर जो गैप है, हवा है, जो गैप हवा के कारण उसके घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण भी ये जो यांत्रिक हानि है जो अपना डीसी जनरेटर है उसके अंदर होती है। तो पहले तो बात हो गई वायु के कारण, जो ये अपनी हवा होती है उसके कारण। उसके बाद में बात आती है ब्रश के कारण। जो ब्रश अपन काम में लेते हैं, जो कार्बन ब्रश होते हैं, उनका प्रतिरोध न्यूनतम होता है, न के बराबर होता है। और जैसे जैसे प्रतिरोध, जैसे जैसे जो है अपना डीसी जनरेटर है इसके अंदर जैसे जैसे लोड बढ़ेगा और लोड बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध है इस कार्बन का जो प्रतिरोध होता है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो कार्बन ब्रश है उसका प्रतिरोध न्यूनतम अर्थात कम होता जाएगा, और प्रतिरोध है वो कम होगा। और उसके अंदर जो तापमान बढ़ेगा, तापमान कब बढ़ेगा, जब उसके अंदर लोड है, जो अपनी जो वाइंडिंग है या जो अपने स्रोत है जिसके द्वारा अपन किसी को अपन सप्लाई दे रहे हैं, तो उसके अंदर जब तक लोड नहीं बढ़ेगा तब तक उसमें गर्म होने के चांसेस कम रहते हैं। और जैसे जैसे वो लोड बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर होता है कि जो ब्रशेज होते हैं वो उनके जो है वो गर्म होते हैं। गर्म होने के कारण उसके अंदर जो प्रतिरोध का जो गुण होता है, प्रतिरोध होता है, वो धीरे धीरे कम होता है। और उसके कारण ही जो अपना जो ब्रश है वो लोड ब्रशेज जो वोल्टेज होता है, वो ब्रशेज वोल्टेज जो ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वो भी धीरे धीरे शून्य हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना बात करते हैं बियरिंग की। जो बियरिंग काम में लिए जाते हैं कई प्रकार के होते हैं। इनसे आगे अपन नेक्स्ट आगे जो है बियरिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। मुख्यतया बियरिंग कई प्रकार के होते हैं, बॉल बियरिंग हो गए, इस प्रकार से अपन यहाँ इसके अंदर जो काम में लेते हैं वो बॉल बियरिंग। और जो ये बियरिंग है उनके अंदर भी, क्योंकि आर्मेचर है, आर्मेचर घूमता है, और आर्मेचर जिस शाफ्ट पर कसा जाता है वहाँ पे बियरिंग लगाए जाते हैं। और बियरिंग और आर्मेचर के आपस में घर्षण के कारण भी जो है अपने को जो मैकेनिकल लॉस या जिसे अपन बोलते हैं यांत्रिक हानि होती है। उसके बाद में बात करते हैं ये जो यांत्रिक हानि होती है ये कई प्रकार की होती है। मुख्यतः ये है 4 प्रकार की। इसके अंदर एक होती है स्ट्रे हानि, दूसरी होती है नियत हानि, अर्थात जिसका नियत रहती है उसका मान नियत रहता है। थर्ड नंबर पे आती है अस्थिर हानि, और फोर्थ पे है कुल हानि, अर्थात जो है टोटल जो लॉस होता है वो फिर क्या होता है, जो टोटल लॉस है वो होता है। अपन बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रे हानि की। स्ट्रे हानि क्या होती है, तो जो लोहा हानि है
लौह हानि और जो यांत्रिक हानि है, अगर लौह हानि और यांत्रिक हानि दोनों को मिलाकर अपन दोनों को जब मिलाते हैं तो अपने को किस प्रकार की हानि होती है, उसे अपन बोलते हैं स्ट्रे हानि। अर्थात लौह हानि और यांत्रिक हानि दोनों को ही अपन एक साथ क्या बोलते हैं, स्ट्रे हानि। अर्थात स्ट्रे हानि की बात करें तो ध्यान रखना उसके अंदर लौह हानि भी है और साथ में यांत्रिक हानि भी है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी नियत हानि, या जिसे अपन बोलते हैं कांस्टेंट लॉस, या जिसे बोलते हैं कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं इंग्लिश में। नियत हानि क्या होती है, तो लौह हानि और यांत्रिक हानि और जो शंट फील्ड है, क्योंकि लोहे वाला भाग, यांत्रिक वाला और शंट फील्ड वाला तीनों हानियों को मिलाते हैं तो वो किस प्रकार की हानि होती है तीनों को, तो वो होती है नियत हानि होती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन अस्थिर हानि, अर्थात जो स्थिर नहीं रहती, अस्थिर रहने वाली आर्मेचर और जो सीरीज फील्ड है, जो वाइंडिंग है उसके अंदर दोनों को मिलाकर अपन कौन सी हानि होती है, वो होती है अस्थिर हानि। अर्थात आर्मेचर और सीरीज फील्ड की जो हानि होती है, ये जो हानि है ये होती है अस्थिर हानि होती है। उसके बाद में बात करते हैं कुल हानि, अर्थात जो अपना यांत्रिक हानि है या यांत्रिक क्षतियां हैं वो कुल हानि। तो कुल हानि कौन सी होती है, पहले आती है नियत के अंदर कौन सी आती है, लौह हानि, यांत्रिक और शंट फील्ड आती है। और उसके बाद में है अस्थिर हानि, इसके अंदर आती है आर्मेचर सीरीज फील्ड हानि। अर्थात ये सभी हानियां इसके अंदर आ गई, एक जो बच्ची वो अस्थिर के अंदर आ गई, जो अस्थिर में नहीं है वो नियत के अंदर। तो इस प्रकार अपन जो है टोटल लॉस है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। और हानियां हैं, हानियों के बाद में अपने को क्या पता चलता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हानियां इतनी है, तो इससे अपने को पता चल जाता है कि जो ट्रांसफार्मर है इसकी इफिशियंसी या जिसे अपन बोलते हैं दक्षता है, जो अपना ट्रांसफार्मर नहीं, जो अपनी जो है डीसी जनरेटर है उसके अंदर अपने को पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है दक्षता है या जिसे अपन बोलते हैं एफिशिएंसी है वो कितनी होती है। तो ध्यान रखना जो अपना डीसी जनरेटर होता है, जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर की जो एफिशिएंसी है या जो दक्षता होती है, डीसी जनरेटर की दक्षता होती है 85 से 95% तक जो है डीसी जनरेटर है उसकी दक्षता होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डीसी जनरेटर है उसकी यांत्रिक दक्षता। सबसे पहले यांत्रिक दक्षता जिसे कहते हैं नीटा एम से अपन शो करते हैं। तो यांत्रिक दक्षता क्या होती है, तो उसके अंदर जो अपना डीसी जनरेटर है उसके अंदर जो उत्पन्न जो विद्युत शक्ति है, जो उत्पन्न हो रही है विद्युत शक्ति है बटे इनपुट यांत्रिक शक्ति, जो इनपुट के अंदर जो यांत्रिक शक्ति है और इनटू है उसके बाद 100%। अर्थात अपने को परसेंटेज के अंदर इसकी दक्षता चाहिए होती है, दक्षता परसेंटेज के अंदर आती है, तो इसको 100 से इसको गुणा कर दिया। इस प्रकार से यांत्रिक दक्षता है उत्पन्न विद्युत शक्ति बटे इनपुट यांत्रिक शक्ति इंटू 100% हो गया। उसके बाद में बात करते हैं वैद्युतिक दक्षता की। ये पहले थी यांत्रिक दक्षता, उसके बाद में है वैद्युतिक दक्षता जिसे नीटा ई से शो किया जाता है। उसके बाद में ये है आउटपुट विद्युतिक शक्ति। आउटपुट के अंदर जो वैद्युतिक शक्ति है वो बटे में है उत्पन्न विद्युत शक्ति, अर्थात जिसके अंदर उत्पन्न हो रही है वो विद्युतिक शक्ति और इनटू में 100 है वो इसको 100 से गुणा कर दिया जाता है। उसके बाद में आती है थर्ड नंबर पे आती है व्यावसायिक दक्षता। जो व्यावसायिक दक्षता है वो होती है नीटा सी बराबर होता है आउटपुट विद्युतिक शक्ति बटे में इनपुट यांत्रिक शक्ति और गुणा में 100%। तो इस प्रकार से अपन जो है व्यावसायिक दक्षता है वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। और बात करते हैं व्यावसायिक दक्षता को इस प्रकार से, यांत्रिक दक्षता और वैद्युतिक दक्षता का जो गुणनफल होता है, जो यांत्रिक दक्षता है, ये जो यांत्रिक दक्षता है और ये जो वैद्युतिक दक्षता है, जो दोनों का जो गुणनफल है
जो दोनों का जो गुणनफल होता है वो होता है व्यावसायिक दक्षता होती है। तो ये थी डीसी जनरेटर की दक्षता। इसके बाद में आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ धन्यवाद।